हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच में। मैं डिप्टी सर। हम लोग आज पढ़ने वाले कहानी मगध की। कहानी मगध की पढ़ने से पहले अगर आपने नहीं देखा है 16 महाजनपद के बारे में तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां से पढ़ के आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके। हम आज पढ़ेंगे कहानी मगध की कि मगध आखिर कैसे एक इतना ताकतवर राज्य बन जाता है, एक ताकतवर राज्य बन जाता है जो राज करता है ये काफी लंबे समय तक। इसका चरम होता है अशोक के काल में, शुरुआत होती है बिंबिसार से। तो बिंबिसार से अशोक के काल तक चरम होता है कौन? आपका मगध साम्राज्य। तो आपने ऐसा हुआ कैसे, कैसे ये कहानी चलती है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, हमने देखा सबसे पहला जो राजवंश आता है मगध में वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के फाउंडर, वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं मिस्टर बिंबिसार। बिंबिसार फाउंडर है हर्यक वंश के। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु हर्यक वंश के फाउंडर बिंबिसार को कत्ल कर देते हैं और गद्दी पे बैठ जाते हैं। अजातशत्रु का कत्ल कर देते हैं। बताइए, जैसी करनी वैसी बरनी। देख रहे हो, पिता को मार दिए, बिंबिसार को मार दिए, अजातशत्रु को मार दिए। बताइए, इसी कारण से इस वंश का एक नाम और दिया जाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाला वंश। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से बिंबिसार ने एक्सपेंशन कैसे शुरुआत की, जो जिसकी गूंज सदियों तक रही। इवन एक सदी तक राज करने वाला राजवंश रहा हर्यक वंश। पूरा एक सदी राज किया है। 544 बीसी से लेकर 444 बीसी तक का एक लंबा समय, पूरा 100 साल का समय व्यतीत करने वाला राजवंश रहा है। इसमें सबसे लंबा समय व्यतीत किया बिंबिसार ने, 52 इयर्स, 52 साल तक राज किया है मिस्टर बिंबिसार ने। तो साथियों, होता क्या है कि बिंबिसार राजा बनते हैं एक ही बेहतरीन प्रतिभा के मालिक, जिनकी कूटनीति एग्जाम्पल दिए जाते हैं। उस समय में किस तरह की कूटनीति का प्रयोग किया उन्होंने, है ना, ये जो कूटनीति के एग्जाम्पल दिए जाते हैं बिंबिसार के समय में। तो साथियों, हुआ क्या कि बिंबिसार की नीति रही विजय और विस्तार की नीति। हमें अगर विस्तार करना है, टू डिफीट, कैसे भी युद्ध करो। युद्ध नहीं कर पा रहे तो कोई कमजोर ढूंढो उस राज्य की, उस पर वार करो, विवाह संबंध स्थापित करो, नहीं है तो कूटनीति का प्रयोग करो। अपने एक्सपर्ट्स, अपने विशेषज्ञों को वहां भेजो ताकि क्या स्थिति हो, ताकि स्थिति ऐसी हो जाए कि साथियों आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। ठीक है, आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें। समझे दोस्तों? शुरुआत करते हैं कि भाई इन्होंने अपनी नीति का विस्तार किया कैसे। तो इन्होंने अपनी नीति का विस्तार किया, वो कैसे किया कि सबसे पहले युद्ध की शुरुआत की और युद्ध से जीत लिया अंग को। किसको जीत लिया? अंग को। अंग याद है ना, 16 महाजनपदों से पूर्व में पढ़ने वाला अंग, अंग राजकरण की बात हमने की थी। तो अंग को शामिल कर दिया गया, अंग को जीत लिया, युद्ध के थ्रू शामिल कर लिया। कहां साथियों? शामिल कर लिया कहां पर? तो शामिल कर लिया गया अंग को आपके मगध वंश में। मगध वंश में इनको शामिल कर लिया गया। तो उसके बाद देखिए, इन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए। 3 मुख्य राज्यों से विवाह किए। 16 महाजनपद पड़े। सबसे महान राज्य कौन कौन से हुए, सबसे ताकतवर बड़े राज्य कौन कौन से थे? कौशल था, वैशाली था, अवंती था, मगध था और वत्स था। ये 5 थे। 3 सबसे बड़े राजवंशों के साथ इन्होंने विवाह संबंध स्थापित कर लिए। 3 कौन कौन से? कौशल, वैशाली, अवंती। अवंती नहीं था, कौशल वैशाली के साथ। देख सकते हो, कौशल राज की पुत्री से विवाह कर लिए, कौशल राज की पुत्री से। और कौशल राज की पुत्री ऑब्लिक में ये जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। जैनिज्म पढ़ोगे ना, जैनिज्म, तो जैनिज्म में आप पढ़ोगे कि प्रसेनजीत की एक बहन का विवाह बौद्ध की, जैन धर्म के जो फाउंडर थे महावीर स्वामी की माता भी थी, प्रसेनजीत की बहन थी। इसी वजह से जैन धर्म को मगध साम्राज्य में अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कोई पाबंदी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी, उसे राज बनाने से सपोर्ट मिलता था। गॉट द पॉइंट? कौशल राज की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे विवाह कर लिया और दोस्तों क्या मिला इनको? दान मिलता है काशी।
काशी मिल गया। काशी से रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, काशी पे अधिकार नहीं था, काशी पे क्या कर सकते थे, ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। दोस्तों क्या मिला, काशी, काशी से रेवेन्यू आने लगा। दूसरा विभाग कर दिया चलना से, चलना से कर दिया। चलना कहां की है, वैशाली की। कहां की है, वैशाली की। हम देखो इस पूरे राजवंश को हम ये देखने वाले हैं किस तरह से अपना एक्सपेंशन कर रहा है, महान राज्यों को जो इसके कंटेम्परेरी हैं उन्हें कैसे अपने में शामिल कर लेगा। हमारा फोकस इन तीन पे फोकस पड़ेगा, कौशल, अवंती और वैशाली की फोकस में। कौशल राज्य की यहाँ पे इन्होंने कौशल राज की पुत्री से विवाह कर लिया, वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर लिया जो बज्जी साम्राज्य से रिलेटेड थी। बज्जी याद है, बज्जी सबसे पहला डेमोक्रेसी, उस तरह से। अब दोस्तों होता क्या है कि तीसरा विवाह उन्होंने मध्य प्रधान की पुत्री से कर लिया। मध्य प्रदेश का जो प्रधान है उसकी पुत्री से कर लिया। ये कहां है, पंजाब राज्य में। इसने क्या किया कि मार्ग प्रशस्त कर दिया किसका, हर्षवर्धन वंश के जो राजाओं का, कि आप क्या है कि आपका पंजाब में खुल गया, अब आप उत्तर में जा सकते हैं, पंजाब से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। कोई भी राजा युद्ध लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। अब उसका जो राजधानी कहां है, राजगीर में। राजगीर में राजधानी है। और राजगीर से अगर उत्तर में युद्ध करने जाता है तो सारी सप्लाई कहां से जाएगी, राजगीर से। कोई राजा जो उत्तर में से युद्ध कर रहा है उसने उसकी सप्लाई चेन काट दी तो क्या होगा। और वहीं पर अगर अपने वैवाहिक संबंध साबित कर लिया कहां, पंजाब में, अब उसकी सप्लाई पंजाब से जा रही है, इवन पंजाब का सैनिक उसके लिए लड़ेगा। सोच सकते हो क्या दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ये, कि ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से एक तो दुश्मनी खत्म हो जाती है, दूसरा आपका रिश्तेदार आपके लिए लड़ेगा। जो दांव का पूरा एक आपने जमघूट इकट्ठा कर लिया जो आपकी फेवर में है। जीजा कितना हो बुरा हो लेकिन जूता नहीं खा लेता साला उसको, समझो ना कि भाई जीजा जीजा ही होता है, तो वही है कितना हो बुरा करना हो। अब जिसे शादी कर लिया वो तो पक्ष लेगा ना उसके। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कूटनीति। देखिए कूटनीति का इस्तेमाल कैसे करता है। सबसे ताकतवर है अवंती, दक्षिण में तो अस्मक है, अस्मक से ऊपर अवंती है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में है, केवल एक दक्षिण भारत में है। इतना तो आपको पता ही होगा। ये फैक्ट ऐसे होते हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे। वो लिख देगा कि उत्तर भारत में सारे महाजनपदों की स्थिति उत्तर भारत में थी। क्या ये कथन सत्य है? बिल्कुल नहीं। 15 थे और 16वां कहां था? दक्षिण भारत में। आवंती बहुत ताकतवर है। आवंती ताकतवर होने के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि अब आवंती का राजा है चंड प्रबोध। कौन है? चंड प्रबोध। और मिस्टर चंड प्रबोध क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। इनको हो जाता है पांडु रोग, जिसको पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। मृत्यु की स्थिति आ चुकी है। अब इस समय उनके लिए देवता का रूप लेकर के कौन जाते हैं? वो भेजे जाते हैं मिस्टर बिंबिसार के द्वारा। कौन? जीवक। जब भी भारतीय इतिहास पढ़ा जाता है, मेडिकल साइंस की बात आती है, तो शुरुआत करने वाला एक महाविद्वान जीवक का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। जब जीवक क्वालिफाई होकर निकला तो उसके गुरु ने बोला कि मैं गुरुदक्षिणा में तुमसे कोई एक ऐसा पौधा मांगना चाहता हूं कि जाओ और बताओ इसका कोई इस्तेमाल ना हो, या कोई एक पौधा निकाल दो मेरे लिए जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। ऐसा कोई पौधा ढूंढ जीवक ढूंढता रहा। 6 महीने बाद आया, बोला गुरुदेव मुझे कोई ऐसा पौधा तो नहीं मिला जिसका इस्तेमाल ना हो सके। हर पौधे का कोई ना कोई मेडिकली ट्रीटमेंट में यूज है। तो गुरु बोला शाबाश, आज तुम तैयार हुए हो, आज तुम तैयार हुए हो, तुम वास्तविकता में कैसा वैद्य बन चुके हो जिससे सारे के सारे। देखो इंडिया का प्राचीन मेडिकल साइंस काफी अच्छा है। जैसे बोलते हैं कि कहीं भी जाओ, नीम के पेड़ के नीचे सो तो तुम अच्छे हो जाओ। नीम के पेड़ पे बोलते हैं कि इमली के पेड़ पर भूत रहता है। ये इसलिए से डराने के लिए बना देते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल किया गया कि एक बार एक विदेशी आया इंडिया में, तो उसको बोला कि बताइए आप अपने मेडिकल साइंस का कुछ परिचय दीजिए। बोले ठीक है, हम आपको अपनी मेडिकल साइंस का परिचय देते हैं। तो एक काम करें, आप यहां से जाएं, एक स्थान बता दिया वहां तक, लेकिन शर्त ये होगी कि पहली शर्त में आप जाएंगे, इमली के पत्तों का सेवन करेंगे, इमली के पेड़ पर, इमली के पेड़ के नीचे सोएंगे, और जाएंगे तब भी जाएंगे, इमली के पेड़ के नीचे बैठेंगे, इमली के पेड़ के सेवन करेंगे। तो जब तक वो उस स्थान पर पहुंचा, वो व्यक्ति बीमार हो चुका था, शारीरिक रूप से उसको बहुत सारी स्किन डिजीज हो गई। अब वो वैद्य से मिला, बोला कि बताइए सर कि आपके चेले ने मुझे भेजा है
और कहा है कि मेडिकल साइंस के बारे में अगर नॉलेज लेनी है तो मेरे गुरु से मिलो, लेकिन उसने शर्त ये रखी थी कि ऐसा ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करा। तो गुरु बोले कि ऐसा है, अब तुम वापस जाओ मेरे चेले के पास। बोले क्यों? लेकिन शर्त ये होगी कि तुम जाओगे, नीम के पेड़ नीचे सोओगे, नीम के पत्तों का सेवन करोगे और नीम के सारे तत्वों का इस्तेमाल करोगे। वो वापस गया, चेले के पास पहुंचा, बोले आप बिल्कुल फिट हो गया। बोले इस पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? तब बताया कि भाई ये इंडियन मेडिकल साइंस है, ये दुनिया का एकलौता ऐसा साइंस है होम्योपैथी जो रोग होने से पहले बता देगा कि ये खाओगे तो ऐसा होगा। बाकी सारा मेडिकल साइंस क्योर पे बात करता है कि तुम रोग हो गया उसके बाद उसका क्योर कैसे होगा, लेकिन इंडियन मेडिकल साइंस बात करता है किसके बारे में? होम्योपैथी बात किसके बारे में करता है? प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। ठीक, तो जीवक को भेज देता है दोस्तों, और जीवक सही कर देता है आवंती राजा चंद्र प्रबोध को। चंद्र प्रबोध खुश हो जाता है, दोस्ती का प्रस्ताव रख देता है बिंबिसार के साथ में, यह एक मजबूत दोस्त बनवा लिया, जो दुश्मन था दोस्त बन गया। अब इसके बाद पिक्चर में कौन आता है? इसके बाद इनकी हत्या करके अब पिक्चर में आ जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु आक्रामक राजा है, जवान खून आक्रामक राजा, युद्ध में विश्वास रखता है। बोला भाई पिताजी को कुछ नहीं आता था, का ही शादी वादी करते फिरे, कोई मतलब नहीं है, वो नहीं किसी को सोचता। जैसे कि दूसरा विवाह जो किए बिंबिसार जी, वो चेलन्ना से किए, और चेलन्ना माता थी अजातशत्रु की। चेलन्ना जो है माता थी अजातशत्रु की, अजातशत्रु की माता थी ना। कहां से थी? वैशाली से। वैशाली वाले इनके कौन लगे? ननिहाल वाले। वो ननिहाल वनिहाल बना रहा है अपनी जगह, अपन को तो चाहिए भाई वैशाली। और पिताजी ने क्या किया था? संबंध स्थापित कर लिए थे, इस हमको मिल थोड़ी गया है। वो युद्ध कर देता है वैशाली के साथ। और अंडरस्टैंड नहीं करनी तो ये समझ लो कि बिंबिसार जी सोचते हैं जैसे काली भैया सोचते थे, थोड़ा जहीनियत के साथ में, और ये सोचते हैं कैसे? जैसे मुन्ना भैया सोचते थे। और मुन्ना भैया कहां से सोचते तुमको पता ही है। कंपेयर कर दिया ताकि तुम याद रख सको। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो काली भैया जो बिंबिसार बन गए, नहीं भाई। अजातशत्रु का नीति आक्रामक था, लेकिन ये भी बहुत विद्वान मैं मानूंगा इसको, क्योंकि इसने अपनी नीतियों का इस्तेमाल बड़ी विद्वता के साथ में किया और सफलता पाई। सफलता पाई इसने। देखिए इसको युद्ध छेड़ना था वैशाली से। देखिए अब हम तीन राज्यों के एस्पेक्ट में इसको देखे, अब 3 राज्यों के एस्पेक्ट में इसको भी देख लेते हैं। वैशाली से इसकी माता जी थी, नो डाउट, लेकिन वैशाली पर अटैक कर दिया। वैशाली से युद्ध छेड़ना चाहता था और बहाना ढूंढा इसने, वैशाली है वो दोस्ती कर रहा है। बोले किससे दोस्ती कर रहा है? कौशल से। कौशल भी इसका मान लो जो है स्टेप मदर जरूर रही है उसकी, जो कौशल की पुत्री थी, कौशल राज की पुत्री थी, वो स्टेप मदर रही होंगी इसकी, क्योंकि भैया पहली पत्नी तो यही थी ना बिंबिसार जी की, कौशल राज की पुत्री। अब स्टेप मदर थी, ये भी निहाल लगाई गई थी। बोला ये दोनों क्या कर रहे हैं? अलायंस बना रहे हैं मेरे खिलाफ, और मेरे खिलाफ मेरे को हराने के लिए। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, युद्ध करूंगा। भीषण युद्ध हुआ, है ना। तो भीषण युद्ध हुआ और ये जीतता है उस युद्ध में, और युद्ध में जीतने के बाद में क्या हो जाता है? अब देखो कौशल और दोस्तों वैशाली, ये दोनों पार्ट बन गया मगध का। दोनों किसका पार्ट बन गया? मगध का। यहां कौशल से क्या था आपको याद होगा, तो मैंने काशी बताया था, काशी पार्ट बन गया मगध का। पहले काशी केवल रेवेन्यू के लिए था, काशी इनका खुद का लैंड हो गया। समझ गए? समझ गए कैसे अजातशत्रु चल रहा है? देखिए अजातशत्रु बहुत जहीन आदमी है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज करेगा वही देखो सर्वाइव कर सकता है। जैसे आज की डेट में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करेगा, जो आज से आगे की सोचेगा वही सफल हो सकता है। बोले कैसे? कि ऐसे कि पहले सोच ये थी कि देखो कि केवल जिसके पास कोयला है, या सबसे पहले लोग वन का इस्तेमाल करते थे, सोचते जिसका वन है वो बहुत बड़ा संपन्न आदमी है। फिर जो विकसित हुए उन्होंने वन के नीचे जमीन देखना शुरू करी, बोला जिस पर खनिज है वो विकसित आदमी है। उसके बाद जब विकास हो गया तो परिभाषा चेंज होती चली गई। वो कैसे चेंज हुई? जैसे कि अब पेट्रोल डीजल को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के पास में बहुत विकसित है ना, लेकिन संसाधन और विकसित हुए, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी जिसके पास है संसाधन को रिप्लेस कर सकता है, वो नहीं जरूरत आपके पेट्रोल और उसका डीजल का। बोले कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे, सोलर का यूज करेंगे भाई।
राजस्थान में क्या नहीं है, सोलर का यूज करो, डायरेक्ट वहां पे हिट करता है सोलर, कोई हडल नहीं है ना, सोलर का यूज करेंगे सब। तो संसार में पहचानना पड़ता है, समय के साथ जो चलता है वही महान होता है। तो समय के साथ ये भी चल रहा था। बोले कैसे चल रहा था सर? तो समय के साथ ऐसे चल रहा है कि इसके दो अस्त्र मिलते हैं, एक तो पत्थर फेंकने वाला औजार, पत्थर फेंकने वाला क्या था, मशीन था इसके पास में, है ना। और दूसरा जो इसके पास मिलता है वो है इसका रथ। इसका रथ जस्ट लाइक भल्लाल देव की तरह, आप तीर निकल रहे हैं, गदा निकल रही है, 150 को निपटा दिया, ऐसा था ये। और पत्थर फेंकने वाला औजार क्यों था? क्योंकि तोड़ सकता था किसी भी किले को। इस वजह से इसने जीत हासिल करी, इन सबको शामिल कर लिया गया अपने राज्य में। अंग पहले से भाग था इसका, अंग तो इसका पिताजी जीत लिया था, ठीक। लेकिन अब अजातशत्रु को भी हरा करके, मार करके गद्दी पे कौन बैठता है? उदयन। कहानी अजातशत्रु की। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहते थे। क्या कहते थे? कुड़िक। और एक नाम और जानिए, अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो। कई बार यूपी के किसी भी हिंदी में आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसमें यह आता है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, उसको मारने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ भाई, ऐसा है अजात शत्रु। और ये भी ऐसी कमेंट में हमको मारने वाला पैदा नहीं होगा, अपना घर तो देख लो भाई, अपने घर का बंदा गेम बजा और अजात शत्रु गेम उसका बेटा बजा दिया उदयन। जैसी करनी वैसी बननी, है ना। अब उदयन जी आ गए पिक्चर में भैया, कैसे? अजातशत्रु बता दिया। क्या देखो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अजातशत्रु का अर्थ बताइए, हिस्ट्री में पूछा गया। और कुल भी इसको कहते थे, इस पूरे वंश को पितृहंता कहते थे। अब बात करते हैं उदयन की। कहानी मगध की चल रही है, पहला वंश पढ़ा है, हर एक वंश। अब उदयन तीसरा है स्कूल में। उदयन ने क्या किया? राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। देन कुछ समय के लिए अवंती में भी इसने राजधानी रखी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता यह थी कि इसने अवंती को जीत लिया था। अवंती को जीत लिया था, अवंती को जीत लिया था। ये जो है वैशाली है, सॉरी वैशाली में से अपनी राजधानी रखी। कहां पे? वैशाली में। वैशाली वही जहां आज प्रयागराज है, आई एम सॉरी इलाहाबाद, प्रयागराज है, प्रयागराज में वैशाली में इसने राजधानी रखी और अवंती को जीत लिया। और अवंती में इसने क्या किया? अवंती के दो पार्ट थे, आपको बताया था, उज्जैनी और माहिष्मती, दो राजधानी इसने उज्जैनी को जीत लिया और अवंती को शामिल कर लिया। कहां पे? मगध साम्राज्य में। अब देखिए मगध कितना बड़ा हो गया। सबसे पहले मगध में कौन आया? अंग बना। उसके बाद मगध में क्या शामिल कर लिया गया? कौशल को। अब कौशल के बाद में क्या शामिल कर लिया गया? वैशाली को। और वैशाली के बाद में दोस्तों क्या शामिल कर लिया गया? अवंती को। ये मगध की स्थिति। बड़े राज सब शामिल, एक राजा बन गया। समझ सकते हो क्या स्थिति इसने पैदा कर दी, है ना। राजधानी देखिए, सबसे पहले बिंबिसार के समय राजगीर थी, अजातशत्रु के समय राजगीर रही, उदयन ने पाटलिपुत्र ले आया और वैशाली में कुछ समय के लिए रखी। राजधानी में जो पूछ लेते हैं, राजधानी पे ध्यान रखेंगे। और स्थिति क्या बनती है? मगध स्थापित हो चुका है दोस्तों, काफी अच्छे लेवल पे। चलिए एक प्रश्न हम आपसे करते हैं, आप वीडियो पोस्ट करेंगे, आंसर देंगे, उसके बाद हम आंसर सुनेंगे। मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय था? बताइए। उदयन के समय, अजातशत्रु के समय, बिंबिसार के समय या अशोक के समय? बिल्कुल गलत जवाब, अशोक के समय, उदयन के समय नहीं। उदयन के समय जो था विस्तार, वो क्या था? वो हर एक वंश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम विस्तार कब था? तो उदयन के समय। लेकिन अगर बात करा जाएगा कि मगध का विस्तार कब था, तो मौर्य के समय तो भैया मगध का इलाज मौर्य वंश करता है और मौर्य वंश ने अशोक के समय सबसे ज्यादा विस्तार था इसका। दक्षिण में, दक्षिण से लेकर के पूरा उत्तर जीत लिया था वो, है ना। लेकिन इनका इतना विस्तार नहीं था। लेकिन अगर बात करें कि हर एक वंश का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय था? उदयन के समय। इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ नागदशम। कौन हुआ? नागदशम। इस नागदशम को इसके अमात्या ने हल्का कर दिया और अमात्या शिशुनाग नागवंश का क्या हुआ? फाउंडर बन गया।
फाउंडर बनते ही नागवंश का, उसने नागवंश की स्थापना कर दिया कि हर्यक वंश के बाद आने वाला वंश है नागवंश। कहानी मगध की में हमने जान लिया हर्यक वंश की पूरी डिटेल। अब बात करेंगे कि इतना ताकतवर मगध आखिर हुआ कैसे, सब में से ताकतवर कैसे निकल गया। तो इसके पीछे कुछ फैक्ट हैं। वो फैक्ट ये है कि देखिए एक तो भौगोलिक स्थिति उसकी, भौगोलिक प्रसार, संसाधन थे, जिसके पास संसाधन तो महान निकलेंगे ना, और संसाधनों का इस्तेमाल कर ले। संसाधन कैसे थे? वन संसाधन थे। वन संसाधन में लकड़ी मिलती है, वनों से लकड़ी मिली, लकड़ी से फर्नीचर्स बनाए, लकड़ी से स्ट्रक्चर बनाए, लकड़ी से रहने के लिए निवास बनाए, है ना। लकड़ी का इस्तेमाल ऐसे किया गया। और वहां से वनों से हाथी मिलते हैं, हाथी का इस्तेमाल युद्ध में करते थे, हाथी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में करते थे, यातायात में करते थे, भारी से भारी सामान हाथी हैंडल कर लेता था। ठीक, तो इन्होंने कच्चे माल का इस तरह से इस्तेमाल किया साथी, और अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट, राजधानी जो इसकी कोई देखो, अपने घर में अगर तुम टेंशन फ्री बैठे हो ना, तभी तुम बाहर वाले से लड़ सकते हो। टेंशन फ्री कैसे? कि सबसे पहली राजधानी क्या है? राजगृह। राजगिर बोलते थे इसको, राजगिर। गिर मतलब होता है दोस्तों पहाड़। अब इसका क्या था कि राजगिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया था, 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, बीच में किला बना है। किसी सेना का हिम्मत नहीं पहाड़ी पार करके इस पर अटैक कर दे, इसके निवास पे। इसको करना होता तो ये जाता था, है ना। लेकिन जब टेक्नोलॉजी विकसित हो तो उसे लगा मेरा जो किला है वो नहीं इसकी कर पाएगा, और उसके राज्य का विस्तार हुआ। तो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना में है। सोन, गंगा, सोन और पुनपुन, ये 3 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र पाटलिपुत्र। 3 तरफ से नदियां हैं, इसको बोलते हैं जलदुर्ग। क्या बोलते हैं इसको? जलदुर्ग। नेवी का कॉन्सेप्ट अभी विकसित नहीं है इतना, नेवी किसी के तरफ ताकतवर नहीं आकर राजा पर नेवी किसी को अटैक कर दे, नदियां पार करके। और तीनों सदाबहार नदियां हैं, मौसमी नहीं है, सदाबहार नदियां, सदा जल रहता ही रहता है। गंगा, सोन, पुनपुन 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ क्या है? राजा अपने जाने के लिए। ठीक है, तो ये इसके विकास में इसको बहुत सहायता दिए, और इसमें संसाधनों का सही उपयोग किया। इसकी पहुंच जो थी वो सुनिश्चित हो चुकी कहां तक? अयस्को तक। लोहे का अच्छा इस्तेमाल, क्योंकि लोहे का जो ज्यादा बड़ी तादाद में इस्तेमाल मगध ने किया, लोहे का अच्छा इस्तेमाल। नतीजा आपके सामने, मगध साम्राज्य की स्थापना, और मगध सबसे ताकतवर बन के निकला। कैसे निकला? कहानी हमने देखी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप इसको रिवाइज करें 1-2 बार, ठीक है। और अगर आप इतना वीडियो पढ़ चुके हैं, आपके साथ में हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए। क्वेश्चंस क्या करिए आप? घटना चक्र का बुक आता है, मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि उसमें गलतियां थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर वन। घटना चक्र का बुक आप लीजिए, और बायलिंगुअल भी है, इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता। घटना चक्र को बुक लीजिए, उसमें इसी चैप्टर को निकालिए, इसके प्रश्न लगाइए। गॉट द पॉइंट? इसके प्रश्न लगाइए, फिर उन प्रश्नों का हिसाब किताब देखिएगा आप कितना कर पा रहे हैं इसको पढ़ने के बाद में, या आपकी कमी पढ़ाई में कोई कमी है जिससे आप डील नहीं कर पा रहे, या मैंने पढ़ा दिया आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही कि प्रश्न किस तरह से किस भाषा में बनेगा। सारे डाउट दूर। कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक पढ़ना है, सब जो है प्रैक्टिस सेट आपका क्लियर कर देगा। वो इस वजह से प्रीवियस पेपर देखोगे तो ये पूछना छूट जाएगा, सब कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना वो बताएगा। कहां से पढ़ना है मैं बताऊंगा, यहां से पढ़िए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1-2 बुक के बारे में। आप अपनी नॉलेज और एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज कंप्लीट। मैं अपनी तरफ से कुछ करा रहा हूं, लेकिन इसमें भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। आप जो करेंगे उसमें भी सुधार की बहुत गुंजाइश होगी। वो सुधार की गुंजाइश के लिए सोर्स बताएंगे, आप पढ़िए वहां से और अपने आप को इवॉल्व कीजिए। हाँ, वनडे एग्जाम देना सफिशिएंट है, दीजिए जाके प्रैक्टिस लगाइए, काम हो जाएगा। ठीक, ये क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश है हमारी। ठीक है, आप चैनल पे आते रहिए, इस तरह से विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैलाएं ताकि कंटेंट अच्छे से अच्छे स्टूडेंट तक पहुंच सके और सबके लिए समान रूप से लाभार्थी हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।